चलेगा। हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम कौन सा प्रैक्टिस सेट पर है? प्रैक्टिस नंबर 7, ठीक है। और इसमें मैं पहला सवाल जो ले रहा हूँ वो आपका काम समझ ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक्स पुरुष, ठीक है, एक्स पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक्स आदमी किसी काम को 15 में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ काम में शामिल होते हैं। 10 और पुरुष क्या तो उसमें उस काम में शामिल हो जाते हैं और जो शेष काम होता है वो 8 दिन पूरा हो जाता है। अच्छा, ये देखिएगा यक्ष पुरुष किसी काम को कै दिन में कर सकते हैं? हाँ, 15। यक्ष काम 15 पूरा, मतलब यक्ष पुरुष किसी काम को 15 पूरा कर सकते हैं। लेकिन 3 दिन बाद 10 और व्यक्ति आए, तो जो 3 दिन करने के बाद जो काम बचा होगा, बात सुनिएगा, जैसे ये 15 दिन काम, तो 15 दिन काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये 3 दिन तक काम किए, 3 दिन तक काम किए हैं, तो इस 3 दिन का काम आप साइड में कर दीजिए। नहीं सुना? इस 3 दिन का काम आप साइड में कर दीजिए। इसके बाद जो शेष काम बचेगा, इनके द्वारा जो किया जाएगा वही काम जो 10 व्यक्ति और आए हैं उनके द्वारा मिलकर काम किया जाएगा। नहीं सुना? ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो 3 दिन का काम है ना, ये कितना लगा? एक्स आदमी है, उस काम को 3 दिन करने के बाद 10 और आदमी आते हैं। 3 दिन मत काम करो, 3 मान लीजिए 12 दिन काम हुआ, वो 3 दिन हटा दीजिए। नहीं सुना? तो 12 काम वाले 12 दिन काम हुआ, तो 3 दिन काम निकालिए, तो 12 दिन का काम जो इनका जो काम था वो काम किन लोगों ने मिलकर किया है? जो 10 व्यक्ति वो आए मिलके, वो और ये लोग मिलकर काम किए हैं। तो 3 दिन काम पहले क्या कर दीजिए आप, बाहर में 3 दिन वाले काम कम कर, 3 दिन काम है नहीं, 3 दिन निकाल लीजिए आप। तो आप पढ़े होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे, M1D1 बराबर क्या होता है? M2D2 पढ़े। मैन कितने, आदमी कितने हैं? आदमी यक्ष है। दिन कितना है? आपको दिन पूरा नहीं, 15 ही ना, सॉरी 15 दिन आपको नहीं लेना, आपको लेना कितना है? 12 दिन। नहीं सुना आपको? क्योंकि 3 दिन निकाल देता ये, तो जो 12 दिन में काम है, ये जो 12 दिन का काम है, ये अब कौन मिलकर कर रहे हैं? ये एक्स पुरुष थे ही, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? 10 लोग शामिल होते हैं। अब ये काम कितने दिन हो रहा है? 8 दिन हो रहा है। मेरी बात सुने आपको? बेटा आपको सुना? यहाँ क्या होगा, देखिए 4 काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, क्लियर है? ये आपको इधर 3x बच गया, इधर कितना आ जाएगा? 2x बचेगा, और 2 दाम कितना आ जाएगा? 20। ये जब x इधर आएगा, 2x इधर आएगा, तो 3x में से आपका 2x कम हो जाएगा। कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा? 1x बचेगा, तो x लिखिए। x बराबर कितना आ जाएगा? 20, अर्थात x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। मेरी बात में तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे? 20 व्यक्ति। क्लियर हुआ? हाँ, नहीं सुना बेटा आपको? क्लियर है? चला जाए? अगले प्रश्न चला जाए? चलेगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं एक बार प्रश्न पढ़ रहा हूं, एक बार मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार एक वस्तु उसके मूल कीमत की 10% छूट पर खरीदा, ठीक, तथा उसे मूल कीमत से 35 रुपए अधिक में बेच देता है। हो गया? 35 रुपए अधिक में बेच देता है, उसको बंद कर देता दरवाजे को, ठीक है। अधिक में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? हम लाभ और हानि की गणना किस पर करते हैं? क्रय मूल्य पर। हम जो लाभ और हानि की गणना करते हैं किस पर करते हैं बेटा? क्रय मूल्य पर करते हैं। मेरी बात आपको सुना रहा है? चलेगा। एक व्यक्ति या एक दुकानदार एक वस्तु उसके क्रय मूल्य के, है ना, क्रय मूल्य मूल कीमत के 10% छूट पर खरीदा। मूल कीमत छूट पर मतलब 10% का मतलब जानते हैं आप कितना होता है? 10/100। आप समझ रहे हैं, है ना? अगर उसकी मूल कीमत कितना होगी, खरीदा कितने पे हो, तो भाई 10% छूट निकाल दीजिए,
तो कितना खरीदा होगा बेटा? 90 रुपये में खरीदा होगा। मेरी बात आपको समझ आ रहा है? 10% छूट देके 10% 10/100 अर्थात 100 रुपये की रहा होगा कीमत, तो 10 रुपये छूट मिला होगा उसको, खरीदा कितना होगा? 90 रुपये। अब आगे पढ़िए, कह रहा कि तथा उसके मूल कीमत से 135 रुपये अधिक में बेचा होता है। तो मूल कीमत कितना थी? मूल कीमत कितना थी? 100 रुपया। मूल कीमत से 135% ज्यादा बेचता, बेच कितने का रहा? 135 का हुआ। आपको मेरी बात समझ आया? तो खरीदा था 90 रुपये में, बेच रहा है 135 रुपये में। फायदा कितना का हुआ? 45 का फायदा हुआ। किस पर? 90 पर। फायदा 45 का फायदा 90 पर। 45 से कम 45, 45 गुना 90, 1/2 कितना परसेंट था? 50%। ठीक है, इसका विकल्प नंबर आपका देखिए और दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर देखिए बेटा, एक बार आप लोग फिर देख लीजिए। कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु उसके मूल कीमत के 10% छूट पर खरीदा। ठीक, तो अगर 10% छूट मतलब 10/100, 100 में से 10% छूट हो गया होगा, तो मूल कीमत उसकी रही कितनी होगी? 100 रुपया। अब कहोगे सर यहाँ काटे क्यों नहीं है? क्योंकि अगर काट के छोटा करें तो 35% निकालना पॉइंट पे जाएगा, इसीलिए मैं इसको नहीं काटा। मेरी बात सुना बेटा का? तो मूल कीमत होगी 100 रुपये, तो खरीदा होगा 90 रुपये में, क्रय हो गया। लेकिन बेच कितना रहा है? मूल कीमत से 35% ज्यादा बेच रहा है। मूल कीमत कितना थी? 100 का 35% 135 होगा, अर्थात वो बेच कितने का रहा? 135 में। तो हमेशा जो लाभ और हानि की गणना होती है वो गणना किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। तो 90 रुपया खरीदा, बेच रहा है 35 रुपये का, फायदा कितना कर? 45 रुपये का। फायदा 45 रुपये का, कितना पर? 90 पर। तो 45 से कम 45, 45 गुना 90, 1/2 कितना परसेंटेज था? 50। ठीक है, समझा ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? 131 चलेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें करना क्या है? ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया आपका स्क्रीन पे, आपको अगला प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें ना बेटा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 394, कितना बेटा आपका? 394, जिससे 394 और कितना बेटा? 394 और 658 को भाग देने पर, 658 को भाग देने पर क्रमशः, ठीक है, 1 और 3 शेष बचे। 1 और क्या? 3 शेष बचना चाहिए। इसको समझने पहले कंसेप्ट समझिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिएगा ये आपका 4 है, पास लीजिएगा, ये 4 है और ये 8 है, 4 और 8 है, ठीक है। या कोई मतलब इसमें बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा ना, एक मान लीजिए आपका 8 मान लीजिएगा, एक मान लीजिए 18, 8 और 18, सॉरी 8 और 18। अगर इनका मौसा निकालेंगे, मौसा का मतलब क्या होता है? HCF ना बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर कौन इन दोनों में जो इन दोनों को पूरी तरह से क्या कर सकता है? विभाजित कर सकता है, ठीक है, विभाजित कर सकता है। ध्यान दीजिएगा। तो आप कैसे मौसा निकालते हैं? इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या भागते बेटा, तो कितना होगा? 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। कितना बचेगा बेटा आपका? 2 बचेगा। अब 2 से क्या करेंगे? अब 2 से भाग लीजिएगा, तो अब 2 का भाग किसमें लगाएंगे? 8 में। 2 चौका कितना रहेगा? 8 में कट गया। ये पूरी तरह से मतलब 8 और 18 पूरी तरह से किससे कट रहे हैं? 2 से। इन दोनों का मौसा कितना हो जाएगा? दोनों का मौसा होगा। लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना और इतना को भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 शेष बचे। इसमें क्या करेंगे? 1 शेष का बचेगा, है ना? इसमें से 1 माइनस कर दे बेटा, क्या निकलेगा आपका? इसमें से 1 माइनस का 7 हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे? मार्क कर कितना हो जाएगा? 17। अब जब भाग देंगे तो 1 बचेगा, 2 8 16 और 2 3 6, एक कितने शेष बचेगा आपको, है ना बेटा? नहीं सुना? इसी के अनुसार जो शेषफल बचने के लिए कह रहा है, वो शेषफल इसमें क्या कर दीजिए आप? माइनस कर दीजिए। जो शेषफल आपको बचने के लिए कह रहा है, वो शेषफल क्या कर दीजिए? तो पहला शेषफल माइनस करिए, तो 394 से 1 माइनस करेंगे, बचे कितना? 393। इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका?
58 में 3 जाएगा 6 कितना जाएगा 55। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मसल निकाल लीजिए आप। इन दोनों मसल कैसे निकालते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या भाग देते हैं हम लोग। या तो आप गुणनखंड कर लीजिए, है ना, तो यहाँ पे भाग देना आसान है। 393 से भाग किसमें डबका 650 कितना बार भाग जाएगा, क्योंकि अगर 300 लेंगे 300 सीधा 600 हो जाएगा, फिर 93 भी दूना करना पड़ेगा, 20 हो जाएगा, तो भाग कितना बार जाएगा, एक बार। कितना बार जाएगा 393। यहाँ 5 में ले 3 जाएगा 2, 5 में ले 9 नहीं घटेगा, 15 से 9 जाएगा 6, यहाँ कितना जाएगा, हाँ 2 बचेगा, ये हो जाएगा। अभी 262 में 3 भाग नहीं जाएगा, तो 262 किसमें भाग देंगे लोग, 393 एक बार भाग जाएगा, कितना एक बार भाग जाएगा, तो 200 कितना जाएगा 62 हो जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, 9 में 6 जाएगा कितना जाएगा 3 1 हो जाएगा 131। अब 131 से भाग किसमें देंगे 262 में, जैसे देखिए 131 है दुगना, तो 2 बार में कट जाएगा 100, आपका हो कितना जाएगा 131। इनका मसल जो होगा आपको कितना जाएगा 131 हो जाएगा, तो बड़ी बड़ी संख्या का 131 है, ठीक है। इसका मतलब विकल्प नंबर आपका चौथा सही है। इधर का उधर कौन चीज, हाँ इस वाले में रख के इस शेषफल से हमेशा भाग जाते हैं, जैसे कि उधर जो 394 से घटाए हैं, हाँ उसको उसमें इसमें नहीं, इसमें जो घटाए उसमें भाग देंगे लोग, छोटी संख्या जो घटाने के बाद बचेगा उसमें भाग देंगे लोग, ठीक है। सुना आपको नहीं, अगर 3 लोग और होते तो सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या भागते और उससे बड़ी फिर उससे भागते जो आता लास्ट में पड़ता, ठीक है। आप इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं, नहीं सुना है, जैसे वो भी देख लीजिए, आप इसका गुणनखंड करके कर सकते हैं, गुणनखंड भी कर सकते हैं। देखो मैं इसको रेज करना बेटा, सबसे पहली बात ये 3 से कटने वाला है, 393 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो गुणे कर लीजिए, कितना बार कटेगा 3 है कम 3 3 का 9 3 कम 3 आया। अच्छा लास्ट में इसमें है 655 बेटा है 655, तो 655 को आप जानते हैं इसकी इकाई का 5, तो 5 से कटेगा, तो 5 काटिए तो 5 लिख लीजिए, 5 काटिए 5 एक कम 5, यहाँ से कितना बचा बेटा का 1 बचा जाएगा 15, 5 दिया 15, फिर 5 एक कम 5, इन दोनों मिल क्या रहा 131, यही आपका मसला हो जाएगा, वो बड़ी बड़ी संख्या ऐसे निकालेंगे, चाहे उस तरह चाहे आप इस दोनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा आपको, आपका इतना लेट क्यों हुआ, हाँ कहा जाता है कि बहुत तेज तरह के जो बच्चे होते बड़े बड़े सवाल कर लेते हैं, और छोटे सवाल पे उनका जो है निगाहें नहीं रहती है, ठीक है। बड़ी बड़ी कर ले रहे हैं और छोटी सवाल में इनको थोड़ा समस्या हो जाती है, हाँ चले हम लोग फिनिश करें बेटा। एक माता जी है जो बिना खाए ही नहीं सकती घर से, ठीक है, मतलब सही भी है भाई, ये भरा रहेगा तो हमारी बुद्धि भी काम करेगी ना। काम कैसे, आप लड्डू खा के चले हैं केवल, चलिए ठीक है। चला जाए, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, ठीक बेटा। चले भाई प्रश्न नंबर 4 पे, एक आयत की लंबाई, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, लंबाई क्या है चौड़ाई की क्या है 5 गुनी बेटा, लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है ना। अगर आप x का मानना चाहते हैं x मान के लगा लीजिए, वैसे कोई जरूरत नहीं x का मान, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि 1 2 उसमें कॉमन हो जाएगा, समझ नहीं आपको, है ना। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है। अगर चौड़ाई बात लेगा, अगर चौड़ाई बेटा x होगा, चौड़ाई कितना होगा x, तो लंबाई कितना हो जाएगा 5x, मेरी बात समझ, अगर चौड़ाई x हो तो लंबाई कितना होगा 5x होगा। और उसमें दिया गया है कि चौड़ाई 10 सेमी है, चौड़ाई कितना सेमी है 10, तो चौड़ाई का मान क्या है x, तो x का मान कितना दिया गया 10 दिया, तो ये कितना हो जाएगा 50 सेमी होगा, 250 5 गुना हो जाएगा। लंबाई से मिल गया, आपको पता है परिमाप, आयत का परिमाप बेटा क्या होता है, परिमाप बराबर परिमाप, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, सबको पता होना चाहिए। तो लंबाई चौड़ाई के जोड़ को उसका गुना कर दीजिए, लंबाई है 50, चौड़ाई है 10, 50 10 कितना जाएगा 60, 60 को गुना कर दिए कितना जाएगा 120,
अगर आपको नहीं समझ आता लिख लीजिए, लंबाई जगह 50, चौड़ाई जगह 10, 10 और 50 जगह 60, 60 गुना करेंगे 120, 120 ही मिल जाएगा। मेरी बात में ठीक है, चलेगा। वहां पे ऐसे भी x की जरूरत, y की जरूरत नहीं थी, ये x की जरूरत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, इसकी जरूरत है ही नहीं, समझिएगा। मेरी बात समझ रहा? ये 10 में तो उसका 5 गुना कर देंगे 50। ठीक बेटा, विकल्प नंबर कौन सा सही है? आपका विकल्प नंबर तीसरा सही है। लेबर पुलिस वाला दे। हाँ ये है इसमें, जैसे जरूरी नहीं कि सारे सवाल आपको उच्च लेवल का ही मिले, लो लेवल मिल सकते हैं। निकाल दो सवाल देख, जैसे आपके सामने एक प्रश्न दिया गया, देखिए माता जी सवाल लगाने के कौन लगा लेती हैं, लेकिन थोड़ा सा बोला गया तो उसमें थोड़ा सा झिझकी कि नहीं झिझकी, तो जरूरी नहीं कि इसीलिए हर प्रश्न का, हर टाइप का प्रश्न को हल करना आपको चाहिए, ताकि हम उतार चढ़ाव लगा रहे हैं। केवल आप चढ़ रहे हैं, चढ़ने चढ़ गए, उतरना हुआ उतर ही नहीं पा रहे हैं, थोड़ा उतरना भी आना चाहिए। ठीक है, हो गया, चला बेटा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा बेटा? 5। हाँ, प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। कह रहा 40 कुर्सियां 36 कुर्सियों के अंकित मूल्य पर खरीदी जाती हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 40 कुर्सियों का जो मूल्य है वो 36 कुर्सियों के अंकित मूल्य के क्या है, बराबर बेटा? नहीं समझा? 40 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है वो 40 कुर्सियों का क्रय मूल्य 36 कुर्सियों के अंकित मूल्य पर खरीदी जाती है। आगे चलिए, यदि ये कुर्सियां 1% की छूट देने के बाद बेची जाती हैं, कितना % छूट देने के बाद? 1% की छूट देने के बाद बेची जाती हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलेगा, जब भी लाभ निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य और किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको विक्रय मूल्य जरूरत पड़ेगी। तो कोशिश करिए कैसे आपको क्रय मूल्य मिले और क्या मूल्य आपको मिले? विक्रय मूल्य मिले। तो लिखेंगे 40 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य, बात समझेगा बेटा, 40 कुर्सी का क्रय मूल्य, 40 कुर्सी का क्रय बेटा, 40 कुर्सी का क्रय किसके बराबर है? 36 कुर्सी के क्या है? 36 कुर्सी के अंकित मूल्य के क्या है? खुद वो कह रहा है, ठीक है ना, अंकित मूल्य। तो यहां से क्या करेंगे, क्रय और अंकित मूल्य का रेशियो निकालेंगे बेटा। क्रय और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य धरेंगे तो क्रय मूल्य को आप यही रखिए, क्रय अब बटा के अंकित मूल्य, क्या का अंकित मूल्य निकालेंगे, बराबर कितना होगा? ये 40 जाएगा नीचे, तो 36 और 40 50 कटेगा, 4 9 4 10 में। समझ आपको? इसका मतलब है कि आपने खरीदा है 9 रुपए, उस पर लिखा कितना था? 10 रुपए लिखा है, ठीक है, 10 रुपए लिखा है, 10 रुपए। अब क्या करेंगे हम लोग, तो आपने खरीदा 9 रुपए का, क्रय मूल्य कितना हुआ? अंकित मूल्य कितना? 10 रुपया। अब यहाँ से विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? दिया था उसमें विक्रय मूल्य कितने बेच रहा है बेटा? 1% की हानि बेच रहा है, 1% छूट देकर बेच रहा है। तो 1% छूट मतलब वो बेच कितने का रहा है? 99% बेच रहा है। तो किस पर हमेशा जब भी छूट दिया जाता बेटा, किस पर दिया जाता बताइए आप? जब छूट दिया था किस पर मूल्य दिया था? अंकित मूल्य पर दिया था, क्योंकि जो वो जो आपका इस पर लिखा होता ना 50%, तो 50% छूट, तो किस पर 50% छूट देंगे? जो उस पर लिखा रहेगा उस पर ना देंगे आप? नहीं सुना बेटा, तो जो छूट निकालेंगे बेटा, वो छूट किस पर निकाला जाता है? जो उस पे लिखा होता बेटा ना, टैग लगा लिखा होता नहीं कि ये जो वस्तु इतने रुपए की है, तो उस पर लिखा होता 5% छूट। तो उस वस्तु पे उस जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य, सुना ना आपको? इसका मतलब कि विक्रय मूल्य कितना निकालेंगे? जो विक्रय मूल्य निकालेंगे वो किसका निकालेंगे हम लोग? 10 का, है ना बेटा? चार आप यहां से 10, दोनों को 100 बनाने आसान हो जाएगा बेटा, दोनों को 100 बनाने आसान हो जाएगा। इसको 10 से गुणा कर देंगे ऊपर, ये 90 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो जब भी जो छूट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य 100 अंकित मूल्य, इसका क्या परसेंट? 99% बेचा रहा है। 99 का क्या जाएगा? 100, ये 100 से कट जाएगा 99। सोचिए कोई वस्तु खरीदा गया 90 रुपया में, पास लेगा, कोई वस्तु खरीदा गया 90 रुपया, बीच कितना करा है? 99 का। फायदा कितने को रहा है? 9 का फायदा बेटा, 9 का फायदा हो रहा कितना पर? 90 पर फायदा हो रहा,
क्योंकि 90 हमेशा क्रम में, तो 9 एक कम 9, 9 धाम में 90, 1/10 कितना परसेंट होता है? 10% होता है। 1/10 कितना परसेंट होता है? 10% होता है। आपका हो गया। सुना, कोई दिक्कत तो नहीं है? पसंद आपको? चला जाए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 6 चलेगा। प्रश्न नंबर 6 क्या, ध्यान से लीजिएगा, ध्यान से। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक बंद घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है। कहते हैं 96 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आप घन जानते हैं, वह घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? सेम होती है, बराबर होती है, उसे बोलते हैं घन। देखिएगा, ये आपका एक घन है, बात समझ रहे आपको? ये आपका घन हो गया घन, है ना। जैसे एक रूम है, ये रूम भी आपका एक घन है, बस इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई अगर अलग अलग हो जाएगी तो वो किसका काम कर जाएगा? घन आपका हो जाएगा। ये आपका घन है, तो घन इसकी सभी साइड मतलब भुजा बराबर, ये अगर ये होगा, ये अगर लंबाई ये होगी, चौड़ाई भी कितना होगी, ये होगी, ऊंचाई भी कितना होगी, यही होगी। तो अब सुनिएगा, आपको पता होगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि किसी भी घन में या घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? एक रूम देख लीजिए, रूम में कितने पृष्ठ? ये देखिए, सामने की दीवार, ये की दीवार 2 और एक 3, ये वाला 4, ऊपर वाला क्या है 5, नीचे का 6 पृष्ठ होते हैं। अगर 6 पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, अगर 6 पृष्ठ सेम है तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए 6 बार, तो इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? ये एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इस एक का पृष्ठ, इस एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर। इस पर कुल कितने पृष्ठ इसमें होते हैं? 6 होते हैं, तो आपका 6a स्क्वायर होगा। इसी को बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी का मान आपको दिया, कितना दिया बेटा आपका? 96 दिया गया। सेमी स्क्वायर चाहे मीटर, सेमी मीटर दिया बेटा, मीटर दिया गया, मीटर स्क्वायर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो आप इसका भुजा ज्ञात करेंगे, भुजा नहीं, इसका विकर्ण ज्ञात करेंगे। बेटा को विकर्ण ज्ञात करना है। दो सम्मुख कोनों को जोड़ने वाली रेखा क्या होती है? विकर्ण कहलाती है। और 6 से काट देंगे 16 आएगा। a स्क्वायर का मान कितना बेटा आएगा? 16 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर हटेगा तो और जाएगा, वो कड़ी में 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। एक मान कितना आ गया? 4। ये इसकी साइड होगी 4। आपको विकर्ण पूछ रहा है, आपको घन का विकर्ण क्या बेटा होता है? घन का विकर्ण क्या होता है? √3 × a होता है, √3 × भुजा। तो √3 को √3 लिखेंगे बेटा, भुजा कितना आया? 4। इसको आगे लिखे 4 कड़ी में 3, जी आ जाएगा, इतना मीटर रहेगा। इसका विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा, दूसरा। समझ ना? अच्छा, एक प्रश्न ये क्या होगा, इसमें क्या कहेगा कि एक घन है, पूरा घन के आकार का रूम है, उसमें लंबी से लंबी छड़ रखी जाने वाली छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तभी आप क्या निकालेंगे? विकर्ण निकालेंगे। इसे अब इस कोने से उस कोने से आपको निकालना है। इसमें सबसे लंबा छड़ कैसे रखते हैं? ऐसे रख पाएंगे? जैसे मान लीजिएगा इसकी ये 4 हो जाएगी, क्या लगेगी? 4, ये भी 4, ये भी 4, तो लंबाई में भी 4 लगा। अगर ऐसा रखेंगे तभी 4 हटेगा, ऐसा रखेंगे तभी 4 मीटर लंबा हटेगा, और ऐसा रखेंगे 4 मीटर तभी रहेगा। अगर उस कोने से इस कोने की बात करेंगे तब कितना हो जाएगा? तब थोड़ा सा अधिक हट जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी घन के आकार का कोई मान लीजिए रूम है, उस रूम में हम कितना लंबा से लंबा बांस या बम्बू या कुछ भी रख सकते हैं, तो उसका उस कंडीशन में आपको क्या निकालना होगा? विकर्ण निकालना होगा। मेरी बात आपको सुनाई? ठीक है, चलेगा। अच्छा, विकर्ण का फॉर्मूला पता? घना होगा था बेटा, रूट में क्या होगा? हाँ, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऊंचाई स्क्वायर। ये तो देखिए ये आया कैसे है, क्योंकि तीनों a स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर भी है, चौड़ाई भी a ही है, और ऊंचाई भी क्या है? तीनों इसमें यही होता है। इसमें तीन हो जाएगा a स्क्वायर रूट में, तो 3 तो नहीं निकल पाता बेचारा, निकल क्या पाता है? √a, तो √3 × a, यही होता है इसकी विकर्ण। अगर यहाँ पे घन की बात ना करके क्या कर दे? घनाभ की बात कर दे। किसकी बात है बेटा? घनाभ की बात कर दे, जिसकी लंबाई चौड़ाई तीनों अलग अलग होती है। उस कंडीशन इसका जो विकर्ण लंबाई होगा वो है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस क्या रहेगा? ये बहुत ही परफेक्ट, मतलब मजेदार
सूत्र है, इस पर प्रश्न पूछता था, घुमा के पूछेगा कि एक घनाभ के आकार का रोम है जिसकी लंबाई इतना सेमी, चौड़ाई इतना सेमी, ऊंचाई इतना सेमी है। आप हमें बताइए कि इसमें हम कितना अधिक से अधिक लंबा जो है बांस रख सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप निकालेंगे क्या इसका विकल्प। क्लियर हुआ प्रश्न? हाँ बताइए आपको। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका पाई चार्ट से दिया गया है। ठीक बेटा, इसको रेज कर दें, चलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पाई चार्ट से दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, है ना। दिया गया कि खींचा गया निम्न पाई चार्ट, खींचा गया निम्न, अभी मैं बना दे रहा हूं। खींचा गया निम्न पाई चार्ट किसी एक परिवार के वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर हुए व्यय तथा बचत को दर्शाता है। ठीक है, फिर कह रहा आलेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न संख्या 96 से लेकर के 100 तक, प्रश्न संख्या 96 से लेकर कितना 100 तक के उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्तर देना है। ठीक है, अब देखिएगा मैं सिर्फ इसका पाई चार्ट खींच दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान देगा, ये आपका पाई चार्ट दिया गया है, ये दिया होगा आपका, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये दिया गया, यहां पे दिया गया अन्य मदे, ये वाला हिस्सा है अन्य मदे, अन्य मदे, ये आपका 20% दिया गया है। ये आपका बचत, ये वाला हिस्सा क्या बेटा आपका बचत। ठीक है, ये कितना आपका है, ये आपका 15%। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका दिया भोजन पर, क्या दिया गया भोजन पर, कितना परसेंट 23%। ये आपका दिया कपड़ा पर, क्या बेटा आपका कपड़ा पर, कितना परसेंट 10%। और ये आपका दिया, ये दिया मकान, मकान पे कितना परसेंट बेटा आपका 15%। और ये वाला हिस्सा दिया गया आपका, इसी में एक और छोटा हिस्सा है शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर, ये आपका है 12%। और ये वाला हिस्सा आपका 5% है, कितना 5%। ये आपका है परिवहन पर, कार्ड आपका परिवहन पर, ये इतना खर्च दिया गया है। ठीक है, फिर आपका हुआ क्लियर, क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिए इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, ठीक है, चलो इसमें पहला प्रश्न दिया गया आपका कि परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पर व्यय हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भोजन, मकान, बच्चों की शिक्षा, अन्य मद। भोजन पर कितना परसेंट है 23%, बच्चों की शिक्षा पर कितना परसेंट 12%, मकान पर कितना परसेंट आपका 15%, और भोजन पर अब देखिए मकान हो गया, और अन्य मदे आपका 20%। तो सबसे अधिक किस पर खर्च हो रहा है 23% किस पर खर्च हो बेटा आपका भोजन पर। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा आपका विकल्प नंबर तो आपका पहला सही हो जाएगा। आप लोग समझ कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात बेटा, दूसरा प्रश्न देखिएगा, परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी। भोजन, कपड़े, मकान किसके बराबर है? हाँ मकान, कौन सा बेटा परिवार की कुल बचत ना, कुल बचत कितनी दिएगा मकान, बचत दिया बेटा आपका 15, ठीक किसके बराबर आपका मकान के बचत के बराबर है। ठीक है, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मकान पे, सही है। ठीक है, चलेगा, चलो अगले प्रश्न पर आते। देखिए प्रश्न कर रहा है कि परिवहन, ठीक है, परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर, परिवहन मतलब 5% और अन्य मदों पर कुल मिलाकर, अन्य मद मतलब बेटा 20%, तो परिवहन 5%, अन्य मद 20%, कुल कितना हो गया 25%। आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ, कितना परसेंट व्यय हुआ आपका 25%, अर्थात इसका विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, फिर और लिखा होगा, चला जाए, चलिए
अगले प्रश्न में आते हैं। इसी में है, कह रहा है कि यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए है ना बेटा, परिवार की कुल आय कितना बेटा 1 लाख है बेटा, 1 लाख 5 ठीक ना। परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी, तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ? तो बच्चों की शिक्षा पर कितना बेटा आपका 12 है, 12%। इसका 12% निकालिए, 12% मतलब बटा 100। 1 0 से 0 जाएगा, 1 0 से 0, 2 0 3 0 बचा, तो 12 के पीछे 3 0 लगेगा तो कितना आ जाएगा 12,000 रुपया। ठीक है, इसका विकल्प नंबर आपका जो है दूसरा सही है। ठीक है, अब बात सुनिएगा ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया, क्या कर रहा है, यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपया थी, तो 1 लाख रुपया दिया ही गया, 1 लाख रुपया थी, तो मकान और किराए पर हुए व्यय में अंतर था। मकान और किराए में मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर बताइए। तो मकान और परिवहन, मकान कितना बेटा आपका 15% और परिवहन कितना 5%, इनके बीच कितना का अंतर है 15% 5%, 10% का अंतर है। आपको जो रुपया राशि दी हमको रुपया निकालना है, 1 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे 10% निकालेंगे, 10 बटा क्या आ जाएगा 100, 1 0 0 जाएगा, 1 0 जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000। इन दोनों में 10,000 रुपए के अंदर। विकल्प नंबर आपका क्या है चौथा सही। और वर्ष की आय कि महीने की आय है? ये वर्ष पूरा दिया गया, महीने का थोड़ी दिया गया है लोग को। चलो लोग चलेगा, चलो चलो लोग, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका कार्य समझ है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, देख रहे हो प्रश्न में स्क्रीन पे आप लोगों को, ए किसी काम को कितने मिनट कर रहा है 12 दिन में समाप्त कर, ए 12 दिन में समाप्त करेगा। सही है, आप समझिएगा। और ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। 60% का मतलब समझे आप, 60% का मतलब हो जाएगा है ना, इसको 20 से काट दीजिए, 20 तिया 60, 20 पंजे 100। तो ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है, ये मतलब ए हो जाएगा। जिसके साथ तुलना का तो वो नीचे होता है। अगर ए और बी की अगर देखा जाए, ए और बी में किसका कुशलता का अनुपात, क्षमता का अनुपात ए और बी में, तो कितना बेटा हो जाएगा, हाँ, तो ए आपका 5 यूनिट काम कर रहा है, तो उसी समय में बी कितना मिनट काम करेगा 8 मिनट काम करेगा। ये इनके किसका अनुपात बेटा, ये क्षमता का अनुपात है, काम वही करना है। तो इसका उल्टा क्या है समय का अनुपात। समय का अनुपात कितना आ जाएगा 8:5, ये समय का अनुपात है। जबकि एक 8 का वैल्यू दिया कितना दिया है 12, 8 दिया गया 12 बेटा, 8 × 12 ये कै गुना हो रहा है, 8 से 12 कै गुना है, 8 से 12 कै गुना है ना, 1.5 गुना है ना भाई, 1.5 गुना है मतलब 3/2 गुना है। तो आप इसको भी 3/2 गुना कर दीजिए, 3/2 गुना कर दीजिए, तो गुणा करने 5 या 15/2, 15/2 मतलब 7.5, 7 से 1/2 3 लगेगा। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दूसरा। सुना गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको बेटा, चलेगा। नया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका ही हो गया। अगर दूसरा तरीका लगाना है तो इसको हटा दीजिए, दूसरा इसको बेटा इरेज कर बेटा, आपको समझा, चलिए ध्यान दीजिए। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, ए किसी काम को 12 दिन करता है। ए की क्षमता कितनी होती है 1/12, तभी ना 12 दिन में वो एक काम पूरा करेगा आपका। ए किसी काम को 12 दिन करता है, तो ए के एक दिन काम, ए के एक दिन का काम कितना बेटा हो जाएगा, एक दिन का काम
एक दिन का काम, फिर 1/12। अच्छा बताइए ये ए का क्या है, ए का क्षमता ही तो है, एक दिन 1/12 काम कर रहा है तो उसकी क्षमता ही तो है। लेकिन बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता कितनी है, इससे 60% अधिक है। 60% अधिक होने का मतलब ये एक दिन का काम, तो बी के एक दिन का काम कितना होगा, बी के एक दिन का काम जब ये इतना काम कर रहा है 1/12 काम कर रहा है, इससे 60% ज्यादा कौन काम करेगा, बी करेगा। तो 160% निकाल लिया, 1/12 कितना परसेंट निकाले, 160%। 160% मतलब बटा 100, एक जीरो से जीरो काट दिया बेटा। अब इसको 4 काटिए, 4 चौका 16, 4 तिया 12, समझ रहा, 4 करो 4 तिया 12। अब ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो 2 एकम 2 और 5 ये एक दिन का काम है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, पलट दीजिए, 15/2 दिन, तो 15/2 मतलब 7.5, 15 का 7 से 1/2 दिन। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इधर में आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न हो गए, चलिए आज के लिए इतना है बेटा, चलिएगा।